पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तान क्यों टूटा। वो स्टोरी शुरू होती है 58 से। 58 के सितंबर के महीने में एक बड़ी कमजोर हुकूमत थी मलिक फिरोज खान नून की, तो उसने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और उस हुकूमत का एक वजीर था अकबर बुगटी, तो उसका भी किरदार था गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। सितंबर 1958 में गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, यानी कि एक कमजोर सी जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में गवादर को ऐड किया और अक्टूबर में जनरल अयूब खान ने मार्शल लगा दिया और फिरोज खान नून और अकबर बुगटी और सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो कहानी शुरू हुई, 1956 का आइन खत्म हो गया, 1962 का आइन लाया गया और फिर उसी जनरल अयूब खान के लाए हुए आर्मी चीफ जनरल याहिया खान ने 1969 में वो 1962 का आइन भी खारिज कर दिया। अब फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में अवामी लीग को अक्सरियत मिल गई और आपने उसको ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया, इंडिया ने आप पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान टूट गया। उस वक्त पाकिस्तान में आइन नहीं था। जब पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान कोई आइन नहीं था। एक LFO था, एक अबूरी आइन, लेकिन आपके पास आइन नहीं था, मीडिया आजाद नहीं था, अदालतें आजाद नहीं थी, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन विद इन 2-3 ईयर्स 1973 में आपने आइन बना लिया और आइन भी बनाया, मुतफिका आइन, जिसपे ऑपोजिशन लीडर वली खान ने भी साइन कर दिए, वली खान सबने साइन कर दिए। और वो जो पाकिस्तान 1971 में टूटा था, उसने 2-3 साल के अंदर अंदर पहले आइन बनाया और फिर एटमी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया और आने वाले सालों में आप एटमी ताकत भी बन गए। लेकिन 1977 में 77 में वो आइन फिर टूट गया, फिर वो 85 में बहाल हुआ, फिर 99 में फिर टूट गया, फिर बहाल हुआ, फिर 2007 में फिर मुअत्तल हो गया, फिर एक तहरीक चली, फिर बहाल हो गया। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि वो एक मुतफिका आइन जो 1973 में आपके बुजुर्गों ने आपको दिया, उस आइन ने 3 दफा बहाल होके अपनी ताकत दिखाई है और आपके मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। तो आइन की इंपॉर्टेंस क्या है किसी से? मैं यही आपको समझा रहा हूं। 1971 में आपके पास आइन नहीं था, आज 2023 में आपके पास एक आइन है। द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट इन पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसपे कि आप अमल दरामद नहीं करते, आपका हुक्मरान तबका इसको वायलेट करने की कोशिश करता है, यहां तक कि अब तो पार्लियामेंट भी इसको वायलेट करने पे तुली हुई है। ठीक है, तो ये जो नौजवान है ना, इनको आइन पढ़ना चाहिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए मीडिया को भी कि आप इस आइन को वायलेट ना होने दें। जो 1971 का और 2023 का फर्क है वो ये है कि 1971 में आइन नहीं था, मीडिया आजाद नहीं था, अदालतें भी आजाद नहीं थी। 2023 में आपके पास एक आइन मौजूद है, अभी तक उसको वायलेट नहीं किया गया। मीडिया जो है निस्बतन आजाद है, पूरा आजाद नहीं है, थोड़ा सा आजाद है, और अदालतें जो है वो भी मुझे इतनी आजाद नजर नहीं आती, और पार्लियामेंट इस आइन की खिलाफ वर्जी पर तुली हुई है। तो अगर आप और हम मिलकर इस आइन को बचा लें और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले जो है उनको ये बता दें कि अगर तुम इस आइन की खिलाफ वर्जी से बाज ना आए तो मुल्क के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। एक गुस्सा ऐसा होता है जो आप में मायूसी पैदा करता है, एक गुस्सा वो होता है जो आपको मजीद जद्दोजहद और मजीद मज़ाहमत पर आमादा करता है। ठीक है, तो मेरा जो गुस्सा है, अब मुझे पता है, ये मैं आपको खुल के बताता हूं ये किस गुस्से का जिक्र कर रहे हैं। ये उस गुस्से भरी तकरीर का जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मुझ पर पाबंदी लग गई थी। ठीक है, तो वो जो पाबंदी थी वो जिन साहब का फैज थी
वो किधर गए? वो किधर गए? मैं तो अभी भी आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। और उनसे पहले वाले भी किधर गए? नहीं अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, आसमा शिराजी से मादरत के साथ। वो उस दिन जो तकरीर थी ना मेरी, उससे पहले ये आसमा शिराजी ने तकरीर की थी, और इसने इतनी दर्द भरी तकरीर की कि मुझे बड़ा गुस्सा आ गया कि यार इस मुल्क में हम जो मर्द सहाफ़ी हैं, हमारी भी हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, और इसके भी घर में घुस के इसको डराया धमकाया जाता है। और वहां पे एक वकील भी थी, खातून वकील, उसको मेरे सामने एक इंटेलिजेंस का आदमी जो है वो उसको थ्रेट कर रहा था। तो आप देखें कि एक मुजाहरा हो रहा है, उस मुजाहरे में आसमा शिराजी तकरीर कर रही है, वो आज़ादी सहाफत पे जो हमले किए जा रहे हैं उसकी मजम्मत कर रही है, और वहीं पे एक खातून वकील जो है उसको धमकी भी दी जा रही है, और मैं इधर भी देख रहा हूं और मैं इधर भी देख रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं अहमद शाह साहब वहां पे एक इंतहाई नस्तालीक किस्म की ठंडी ठार तकरीर करके चला जाता तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना था। मुझे वहां पे एक गुस्से का इजहार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो बिल्कुल करना चाहिए था। हाँ, ठीक है, करना चाहिए था। तो मैंने, हो सकता है कि मेरे को अल्फाज जो हैं वो जरा सख्त हो गए हों, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये रोजाना, ये नौजवान जो हैं अभी सिर्फ मुआशी मसाइल का शिकार हैं, अभी तो इनको सिर्फ महंगाई मारती है ना, ये सब्र शुक्र करके इधर बैठ के सुकून से मेरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन अगर रोजाना इन नौजवानों के साथ वही कुछ हो जो कि इस्लामाबाद में असद तूर के साथ हुआ, या मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, या अबसार आलम के साथ हुआ, या आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी के साथ हुआ, तो फिर ये नौजवान तकरीर नहीं करेंगे, ये घरों में घुस के मारेंगे आपको। इसलिए इनके गुस्से से बचो। इससे पहले कि ये नौजवान अपने गुस्से का इजहार करें, कोई ना कोई हामिद मीर गुस्सा भरी तकरीर करके अपने पर पाबंदी लगवा लेता है। आप शुक्र अदा करें कि मैंने इनकी तर्जुमानी कर दी। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है एज अ जर्नलिस्ट, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी बहादुर कौम है। ये मैंने 2005 के जल्जले में देखा, ये मैंने 2010 के सैलाब में देखा, और ये मैंने पिछले साल 2022 के सैलाब में देखा, सिंध में और बलोचिस्तान में। आप जो यहां लाहौर में बैठे हुए ना, हो सकता है आप में से बहुत सौ का ताल्लुक बलोचिस्तान से और सिंध से हो, आपको पता होगा कि बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब ने क्या तबाही मचाई। इतनी तबाही कि अभी भी सिंध के बहुत से इलाके अभी भी 2023 के फरवरी में भी पानी में डूबे हुए हैं। आप गए जी, तो इतनी बहादुर कौम है, ये जल्जलों का मुकाबला कर लेती है, ये सैलाब का मुकाबला कर लेती है, और ये कौम जो है ये दहशतगर्दी का मुकाबला भी करती है। 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसमें आपके 83,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नहीं हैं बल्कि आम शहरी भी हैं। तो तकरीबन 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हमने मुकाबला किया है, ठीक है, मुकाबला इसलिए किया है कि आपकी कौम जो है बुनियादी तौर पे एक बहादुर कौम है, लेकिन इस बहादुर कौम को एक मुखलिस क़यादत की जरूरत है, और अगर आपको मुखलिस क़यादत मिल जाए तो ये कौम जो है ये अपने मसाइल को शिकस्त दे सकती है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारे मसाइल बड़े सादा हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान बड़े पेचीदा और मुश्किल किस्म के सोल्यूशन पेश करते हैं। सादा से मसले का सादा सा हल होता है, ये सादा से मसले का एक मुश्किल हल IMF से डिस्कस करके हम पे इम्पोज कर देते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूं, बल्कि आज मैंने जो नौजवानों से गुफ्तगू की है उसकी वजह से मैंने आज फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब से मैंने सवाल किया, मैंने किश्वर नाहिद साहबा से, नूरुल हुदा शाह साहबा से मैंने ये सवाल किया कि मुझे यहाँ पे नौजवान बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं, कि ये नौजवान बेवकूफ तो नहीं है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नौजवान बड़े पुरअज़म हैं और इनके पास
बहुतों के पास मुजाहमत और जद्दोजहद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात हुक्मरानों को समझ लेनी चाहिए कि उतना ही बोझ डालें नौजवानों पे जितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ उन पे डाला तो फिर उनके पास वाहिद ऑप्शन मुजाहमत और जद्दोजहद होगी और फिर आपकी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान।